Hello students, welcome to Study Khazana and I am here again, and today we are going to discuss the NCERT questions of chapter 5, that is Contemporary South Asia. Okay, so let's start with the question. आप भी अपनी जो है किताब खोल सकते हैं और हम लोग साथ ही साथ डिस्कस कर सकते हैं NCERT क्वेश्चंस को. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है, आइडेंटिफाई द कंट्री. क्वेश्चन गिवन नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आइडेंटिफाई द कंट्री. और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने लास्ट ईयर या उससे पहले प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर देखा हो तो इस तरह के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हो गए या आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आपको अपने सैम्पल पेपर में देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो मैं बार बार कहती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत जरूरी है. नॉर्मली हम इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे हम 5 मार्कर क्वेश्चंस को जो है, मेरा स्ट्रेस 5 मार्कर क्वेश्चंस पे इसलिए रहता है क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन जो है एक इजी टारगेटेड जो है क्वेश्चंस हैं और बड़ी आसानी से आप थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी डेडिकेशन, कंसंट्रेशन से उन मार्क्स को ले सकते हैं. ठीक है, तो आइडेंटिफाई द कंट्री. तो पहला जो पॉइंट है वो ये है, द स्ट्रगल अमंग द प्रो मोनार्की, प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप एंड एक्सट्रीमिस्ट क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सो दिस इज, अच्छा हमने पढ़ा था कि कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट क्रिएटेड एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जो ज्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक हैं या लिबरलाइजेशन को प्रमोट नहीं करते, उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बना दी. प्रो मोनार्की और प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई थी. इट वाज इन नेपाल. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं. अगेन, अ लैंडलॉक कंट्री विद मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन, ये हमने कल पढ़ा था. लैंडलॉक कंट्री हमने किसके लिए बोला था? इट वाज अगेन नेपाल. ओके, उसके बाद द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशियन कंट्री, ये भी हमने एनसीईआरटी की ही लाइन है, ये भी हमने कल पढ़ा था, एंड इट वाज अगेन श्रीलंका. ठीक है, in the conflicts between the military and pro-democracy group, the military has prevailed over democracy. Military rule कहाँ पर prevail कर रहा है, जो democracy पे बहुत भारी है, that is in पाकिस्तान. ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट से बोला जा रहा है कि सेंट्रली लोकेटेड एंड शेयर बॉर्डर्स विद मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्री. आंसर इज इंडिया. ओके, नाउ अगेन, अर्लियर द आइलैंड, जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्री उसमें आइलैंड कौन है? अच्छा, देयर आर 2 आइलैंड. सो बट पहले सल्तनत किसमें थी? अर्लियर द आइलैंड हैड द सल्तनत एज द हेड ऑफ द स्टेट. नाउ इट्स अ रिपब्लिक. सो आंसर इज मालदीव्स. Okay, so answer is Maldives. Okay, now स्मॉल सेविंग्स एंड क्रेडिट, सबसे कमजोर कंट्री कौन सी थी साउथ एशिया के अंदर? स्मॉल सेविंग एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन इन रूरल एरियाज have helped in reducing poverty. It was Bangladesh. Okay, so again, the landlocked country with the monarchy, it's Bhutan. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमने पढ़ा था. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और कोई ऐसा नहीं है कि पर लोकेशन आपको 1.5 मार्क मिल रहे हैं, पर लोकेशन आपको 1 मार्क दिए जाएंगे. ठीक है, ऐसे ही 5 आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछी जा सकती है इन 5 मार्कर क्वेश्चन. ओके, नाउ कम टू दी अनदर क्वेश्चन. नाउ अनदर क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ एशिया इज रॉन्ग? ठीक है, साउथ एशिया कंट्री की वो कौन सी स्टेटमेंट है जो इसमें गिवन है जो कि गलत है? ठीक है, ऑल कंट्रीज इन साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक. ओके, बांग्लादेश एंड इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट ऑन रिवर वाटर शेयरिंग. ओके, साफ्ता वाज साइंड ऑन 12th SAARC summit in Islamabad. Okay, the US and the China play an influential role in South Asian politics. So, what would be the situation wrong in this
देखिए इसमें ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये समवेयर रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे अभी भी जो डेमोक्रेसी है वो प्रिवेल नहीं है, ठीक है, डिक्लेयर तो करता है पर वहाँ पे मिलिट्री रूल है, तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज समवेयर रॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी कॉमनैलिटीज and differences between the Bangladesh and Pakistan in their democratic experience। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हम रिलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले दोनों एक ही कंट्री थे। ओके, अब सबसे पहले पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में कॉमन बातें क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये बताया गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में दोनों में ही मुस्लिम कम्युनिटीज मेजॉरिटी में है। दूसरी ये बताया गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के अंदर ही प्रो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन चल रहा है या चल रहा था। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है कि डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो पाकिस्तान है वो वेस्ट आइडियोलॉजीज को ज्यादा प्रेफर करता है, और जो आपका जो बांग्लादेश है वो सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक, सोशलिज्म को ज्यादा प्रमोट करता है। उसके बाद जो पाकिस्तान है उसके पास न्यूक्लियर पावर है, पर बांग्लादेश के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। ठीक है, उसके में से बताया गया है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो एनकरेजमेंट मिली है या मिल रही है वो मिलिट्री रूल को मिल रही है, पर बांग्लादेश में एक टाइम के बाद डेमोक्रेसी स्टेबल हो गई। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी कॉमन थिंग्स एंड दी डिफरेंसेस बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी अनदर क्वेश्चन। लिस्ट 3 challenges to democracy in Nepal। Okay, list 3 challenges to democracy in Nepal। नेपाल के 3 challenges क्या थे वो हमारे से पूछे गए हैं। इसमें बोला गया है कि जब डेमोक्रेसी जो थी स्प्रेड हुई थी तो क्या चैलेंजेस जो थे वो नेपाल ने झेले थे। सबसे पहले अभी हमने रिसेंटली देखा था कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा डिबेट है। पीपल वर नॉट हैप्पी, तो पीपल वर फाइटिंग अबाउट राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ बेटर वे। पहले तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से लिखा जाए, फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है उससे लोग खुश नहीं है। उसके बाद में बताया गया है कि इलेक्शंस की बात की जा रही है, पार्लियामेंट को पावर देने की बात की जा रही है, जो भी अभी ढंग से क्लियर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद एक चीज उसमें बताई गई है कि जो माइस्ट है, जो कम्युनिस्ट का जो डोमिनेशन है, जो मायो ग्रुप का जो डोमिनेशन है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कई बार अगर हम लिबरलाइजेशन या डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो एक्सपैंड करने में या डीपन करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो फाउंडेशनल चैलेंज देखने के बाद नेपाल ने अब जो एक्सपेंशन और डीपनिंग का चैलेंज है वो नेपाल देख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 3 challenges। फर्स्ट, इट वाज बिकॉज ऑफ माइस ग्रुप। सेकेंड, पीपल वांट मोर पॉपुलर गवर्नमेंट, एंड पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब होता है कि जो लोगों के पसंद से आए, डायरेक्ट इलेक्शन से आए। ठीक है, उसको वो चाहते हैं। दे वांट मोर पावर नॉट इन द हैंड ऑफ मोनार्की बट इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट चैलेंज इज दैट दे वांट दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। अभी 2-3 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया नेपाल का, और अब बेसिकली ये भी चैलेंज हो सकता है कि दे वांटेड इन अ मोर बेटर मैनर। पीपल आर नॉट हैप्पी विद द डिवीजन ऑफ पावर इन द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। सो दीज आर द 3 challenges। ओके, बहुत दिक्कत होता है। सबसे बड़ा तो दिक्कत ये होता है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट करना, यानी कि पूरा बेस हिला देना। तो दैट इज ऑल कॉल्ड एज अ फाउंडेशनल चैलेंज, जो हम पहले जो है अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। खैर, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 सेज? ओके, व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 सेज? नेम द प्रिंसिपल प्लेयर्स इन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। कौन थे प्रिंसिपल प्लेयर श्रीलंका के? 2 ही थे ऑब्वियसली, एक तो थे इंडियन तमिल्स और सिन्हालास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ डू यू असेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ दिस काउंसिल, ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आप इस
कन्फ्लिक्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, क्या क्या था कन्फ्लिक्ट, और इसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं। तो बेसिकली आप इसके अंदर डायरेक्ट लिखेंगे कि ये जो कन्फ्लिक्ट था वो सिन्हालीज और इंडियन तमिल्स के बीच में था। सिन्हालीज चाहते थे कि ज्यादा पावर मेजॉरिटेरियनिज्म आए और ज्यादा पावर सिन्हालीज और बुद्धिस्ट को दी जाए। तमिल्स ये चाहते थे कि क्योंकि वी आर हेयर फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर, तो हमें भी उतनी ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए जितनी सिन्हालीज के लिए मिलनी चाहिए। हमारी सैलरी भी इसी देश में जा रही है, इसी की डेवलपमेंट में लग रही है। तो बेसिकली दे आर एक्चुअली प्रॉब्लम थी ओवरलैपिंग की। पढ़ा था हमने ओवरलैपिंग, जो मेजॉरिटी थी वो माइनॉरिटी को सप्रेस करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस हमने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग हमेशा कन्फ्लिक्ट लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि आप अगर किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, किसी को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको या तो वो दब जाएगा या कन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है। शांति पीस की तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यही इसमें जो कन्फ्लिक्ट था, रेजोल्यूशन का कन्फ्लिक्ट यही था। कन्फ्लिक्ट का मेन कारण यही था कि सिन्हालीज जो थे दे वांट पावर टू बी इन देयर हैंड, और जो सिन्हालीज थे वो ये चाहते थे कि पावर शुड बी तमिल्स ये चाहते थे कि हमें भी तमिल इलाम, एक अलग से जो है सेपरेट स्टेट या कंट्री मिले जो सिर्फ तमिलियंस के लिए हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इसमें पूछा गया है। उसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट के अंदर फिर तमिलियंस ने जो है एलटीटी की फॉर्मेशन करी थी श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ। उनकी 1983 में लड़ाई भी हुई थी, और जो उनकी मेन डिमांड थी एलटीटीई की, जो उसका मतलब ही है नाम का, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। तमिल इलाम मतलब होता है सेपरेट कंट्री, ओके। तो बेसिकली ये इसके अंदर कन्फ्लिक्ट था, ओके। आई थिंक आपको क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है। और सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे, वी हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट एक एनवायरनमेंट होना चाहिए क्वेश्चंस के डिस्कशन का। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सैंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आपको बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चंस को टारगेट करना है स्टूडेंट्स। मैं बार बार ये बोल रही हूं कि हमें क्वेश्चंस को टारगेट करना है। कंटेंट तो आपको समझ आ ही जाएगा, एक बार रीड करेंगे आपको कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर हमें क्वेश्चंस को टारगेट करना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। जितना अच्छा आप क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी अच्छे मार्क्स की बढ़ जाएगी, ओके। Now, come to question number 6. What question number 6 says? Mention some of the recent agreement between India and Pakistan. Can we be sure that two countries as well as their way of friendly relation? I think this question is not complete. Can we be sure that two countries are well on their way to a friendly relationship? Okay. पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही अट्रैक्टिव जो है इश्यूज हैं इनके, और बहुत इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट और हिस्टोरिकल जो है इनके इश्यूज हैं। साउथ एशिया के अंदर ये दो कंट्रीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। उसके में से बोला गया कि रिसेंट क्या एग्रीमेंट हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। बस रूट हो गया, ट्रेन रूट हो गया, उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की गई है, इकोनॉमिक मेजर्स लिए गए हैं, ट्रेड रिलेशंस बनाए गए हैं, बहुत सी चीजें जो यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होती हैं, वहाँ से यहाँ इम्पोर्ट होती हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डन टिल नाउ। आप इसके अंदर लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है, ठीक है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी करी है, वो भी एक ऑब्वियसली अगर इंडिया चाहता तो वो मना कर देता, आप कैसे यूज कर सकते हैं। वो यूएनओ की बात नहीं मानता, वर्ल्ड बैंक की बात नहीं मानता, पर वो माना। तो ये भी एक स्टेप है, एक इनिशिएट है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ सिचुएशन नॉर्मल करने की। और उसके बाद इसके अंदर जो है बस रूट चलाए गए हैं पाकिस्तान से इंडिया का, ट्रेन रूट चलाए गए हैं। हालांकि टाइम टू टाइम उन पर अटैक होता रहा है, कभी वो बंद हुई है, कभी वो स्टार्ट हुई है। तो इनिशिएट तो चले ही हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल नाउ। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन वी बी श्योर दैट द टू कंट्रीज आर वेल ऑन देयर वे टू फ्रेंडली रिलेशनशिप। देखो, इससे आप बोल सकते हो कि एफर्ट्स तो ठीक है, एफर्ट्स ठीक है,
लेकिन जो आउटसाइड इंटरफेरेंस है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, और जो पाकिस्तान में जो काउंटर्स ऑफ पावर्स है, जो एक के हाथ में नहीं है, डिवाइडेड है और कोई किसी की बात सुनता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर हम चाहेंगे भी तो भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस हम नहीं बना सकते। ऐसे बहुत से अटैक हुए हैं, जैसे ताज अटैक हुआ है, पार्लियामेंट अटैक हुआ है, जिसमें बार बार ऐसा बोला जाता है कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेंसी फ्रॉम अदर साइड। ओके, तो efforts have been made, okay, no doubt efforts have been made, but I don't find that they are on their they are on way, मतलब वो कुछ फ्रूटफुल ला पा रहे हैं दोनों की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। पर ये भी एड ऑन मैं करना चाहूंगी कि अगर दे समवेयर कम टू अ कंक्लूजन और पाकिस्तान मैनेज कर पाए उन सारे आउटसाइड इंटरफेरेंस और इंटरनल डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर पाए, शांत कर पाए, तो हम दोनों मिलके एक अच्छी इकोनॉमी, एक अच्छा जो है रीजनल कॉरपोरेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसमें बात की गई है। नाउ आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। What question number 7 says? Mention 2 areas each of cooperation and disagreement between India and Bangladesh. ये भी हमने डिस्कस किया था। बांग्लादेश 1971 के बाद बनी थी। बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी कॉपरेशन ही है। उसके बाद बांग्लादेश ने इंडिया ने बांग्लादेश की डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करी है। उसके बाद इंडिया ने जो है एनवायरमेंट इशू पे बांग्लादेश की मदद करी है। उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया ने मिलकर जो है जो लुकिस्ट पॉलिसी है, दोनों ने मिलकर जो है म्यांमार के साथ जो है लिंक अप किए हैं। और एशियान में भी दोनों जो है इकोनॉमिकली जो इंडिया जो बांग्लादेश की मदद करता है। और पर डिसएग्रीमेंट भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो शेयरिंग ऑफ वाटर को लेके ब्रह्मपुत्र के ऊपर डिस्प्यूट है, गंगा के ऊपर डिस्प्यूट है। उसके बाद जो है जो डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि बांग्लादेश बोलता है कि इंडिया में जो बांग्लादेश में जो चिटागोंग जो हिल है वहां पे भी जो रेबेलियन था वो उसमें इंडिया जिम्मेदार है। उसके बाद कई बार इंडिया कहता है बांग्लादेश से कि हमारी सोल्जर्स को नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए अपनी जमीन को इस्तेमाल करने दीजिए, बांग्लादेश मना कर देता है। आई थिंक नेचुरल गैस की पाइपलाइन लगाना चाहता था थ्रू वाई बांग्लादेश, तो वो बांग्लादेश ने मना कर दिया। और बांग्लादेश को ये भी लगता है कि बार बार जो इंडिया जो है वो, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, तो बांग्लादेश उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन का फायदा उठाता है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन का फायदा उठाता है और आपस में कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर दी I think agreements and disagreement, cooperations and disagreement between India and Bangladesh. इस तरह के questions आ सकते हैं। ठीक है, now let's come to question number 8. Another question is, how are the external powers influencing bilateral relations in South Asia? मतलब बाहर की जो ताकतें हैं वो साउथ एशिया के जो आपस के रिलेशन है उस पे जो है असर डालती है। टेक वन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। आप इसमें लिखेंगे यस, ये हमारी एनसीईआरटी में भी पढ़ा हमने कि साउथ एशिया कंट्री माइट बी कंप्राइजेज ऑफ द कंट्रीज हु आर नेबरिंग टू ईच अदर, बट चाइना एंड यूएसए प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग देयर बायलैटरल रिलेशन। चाइना पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करता है और कई बार भारत पे प्रेशर बनाता है। कई बार सिचुएशन बहुत हार्ड हो जाती है, कई बार जो सिचुएशन है बहुत एग्रेसिव हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि चाइना जो है पाकिस्तान की मदद करता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। न्यूक्लियर वेपन्स से पाकिस्तान को मदद मिलती है, कभी यूएसए से, कभी चाइना से। तो डेफिनेटली अगर बाहर से आपको कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो भड़काए या आपको सपोर्ट करे रिसोर्सेज के थ्रू, और आपको ऐसा लगे कि ओके मुझे तो पावर्स जो है सुपर पावर सपोर्ट कर रही है, सो व्हाई आई नीड टू बी बैलेंस, व्हाई आई नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, व्हाई आई नीड टू मेंटेन अ पीस, मैं किसी की क्यों सुनूं।
तो ऐसा हो जाता है कई बार, और ऐसा हो भी रहा है एशियन जो ये साउथ एशिया कंट्री में, कि आउटसाइड इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा है यूएसए की और अमेरिका की, इतनी ज्यादा है कि यस ये चीजें हम आप कब से देखते आ रहे, कोल्ड वॉर के पीरियड से, जब मिलिट्री ब्लॉक्स में कंट्री वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, फिर उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म हुई और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो यूएसए ने कई बार अमेरिका की मदद करी, यूएसए ने कई बार पाकिस्तान की मदद करी। तो डेफिनेटली जो है ये जो आपके अफेक्ट्स हैं, ये जो आउटसाइड इंटरफेरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि चाइना और श्रीलंका के की क्लोजनेस बढ़ जाती है तो उससे इंडिया को दिक्कत होती है। कई बार चाइना और नेपाल की क्लोजनेस बढ़ जाती है तो उससे इंडिया को दिक्कत हो जाती है। और कई बार पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स बनने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब आप इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद अनदर कंट्री, तो व्हाई यू विल गोइंग टू मेक अ रिलेशन, व्हाई यू विल गोइंग टू मेक अ एग्रीमेंट। तो ये इंटरनेशनल जो इंटरफेरेंस है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, येस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग दी बायलैटरल रिलेशन इन साउथ एशिया। ये पूरा एग्जैक्ट आंसर का जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी से गिवन है और आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल and the limitation of SAARC as a forum for facilitating economic cooperation among the South Asian countries. रोल की बात करें तो सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज ने ही बनाया है, 1985 में बना है और इसका पर्पस यही है कि किसी तरह जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना आपस में। इसके लिए उन्होंने साफ्ता भी इंट्रोड्यूस किया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2004 में 12th जो सार्क समिट थी उसके अंदर वो इंट्रोड्यूस किया गया। 2006 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया और इसका मेन प्रपोजल ये था कि जो आपस में ट्रेड किया जाता है साउथ एशियन कंट्री में, उसमें जो टैक्सेस लगते हैं वो 20% तक रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप था जो साउथ एशियन कंट्रीज ने आपस में लिया। और लिमिटेशंस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिलेशंस है आपस में साउथ एशियन कंट्रीज की वो इतने कॉर्डियल नहीं है, टू सम एक्सटेंट। हमने डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट सब कंट्रीज के आपस में कुछ ना कुछ छोटे मोटे कंसर्न है, डिस्प्यूट है और कंट्रोवर्सीज है, जिसकी वजह से कई बार जो है सार्क की मीटिंग्स नहीं हो पाती, सार्क पे कोई कंक्लूजन नहीं आ पाता, वोटिंग की बात होती है तो कंट्रीज जो है विड्रॉ कर लेती हैं। तो यस देयर आर लिमिटेशंस और ऐसा बोला भी जाता है बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी, लैक ऑफ यूनिटी, जो सार्क है वो इतना सक्सेसफुल काम नहीं कर पा रहा जितना एशियान कर पा रहा है या जितना अदर रीजनल कॉर्पोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कर पा रही हैं। यस देयर आर लिमिटेशंस इन South Asian countries. Okay. उसके बाद इसमें लिमिटेशन के अंदर एक चीज और बताई गई है कि जो आउटसाइड, जो हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसकी जो आउटसाइड इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा है। चाइना और यूएसए की वो भी एक लिमिटेशन है, वो भी जो है बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने में हिंड्रेंस क्रिएट करती है। उसके बाद कई बार जो छोटी कंट्रीज है उनको ऐसा लगता है कि बड़ी कंट्रीज हमारी बुली कर रही हैं, जैसे बांग्लादेश को लगता है, भूटान को लगता है कि भाई ये तो हमें सुनती ही नहीं है, हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो भी कई बार कंट्रीज डिसइंटरेस्टेड हो जाती हैं मीटिंग्स में या डिबेट में या डिस्कशन में। तो देयर आर सम लिमिटेशंस एंड इवन इसका मतलब ये नहीं है कि सार्क को खत्म हो जाना चाहिए, नहीं, सार्क को रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो रिजॉल्व हो जाए, पर ऑर्गेनाइजेशन रहनी चाहिए। एक मोनोपोली रहती है, एक पावर ब्लॉक आपका बना हुआ है, एक प्रेशर ग्रुप आपका बना हुआ है। कई बार बड़ी कंट्रीज को भी इससे फायदा हो जाता है, कई बार छोटी कंट्रीज को भी इससे फायदा हो जाता है। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन शुड रन, बट ये जितने भी लिमिटेशंस है उस पर काम होना चाहिए। ओके, so this is about the question number 9. Now let's come to the last question, question number 10. What question number 10 says? India's neighbors often think that
the Indian government try to dominate and interfere in the domestic affairs of the smaller countries. So what I feel, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंडिया के नेबर्स हैं वो कई बार ये सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दूसरी कंट्रीज में उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में या जितने भी छोटी कंट्रीज हैं आसपास वही मानती है कि इंडिया उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर करती है और अपनी चलाने की कोशिश करती है। समझो यही इसमें बोलने की कोशिश की जा रही है, पर मैं इसका जो जवाब है वो ना कहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, इंडिया इंडिया इंटरफेयर कर सकती है, पर वो इंटरफेरेंस हमेशा जो है रिलेशंस सॉवरेनिटी को हिंडर करने के लिए नहीं हो सकती। जैसे बांग्लादेश का अगर इशू ले, अगर 1971 में इंडिया अगर बांग्लादेश इशू में नहीं इंटरफेयर करती तो शायद ईस्ट पाकिस्तान का भी आजाद ही नहीं हो पाता। और दूसरी बात यह है कि अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में तो कई हाइड्रो डैम्स जो हैं और मल्टीपर्पज डैम हो गया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंडिया ने जो है नेपाल में लगाए हैं। उसके बाद भूटान की बात करें, भूटान और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। श्रीलंका के साथ भी जो एथनिक कन्फ्लिक्ट था उसमें एक बार तो इंडिया ने मदद करने की कोशिश करी, जब उनको लगा कि रिलेशंस जो है उससे हार्म हो रहे हैं तो उससे भी इंडिया ने जो है दे प्लेड नाउ स्मार्टली, और वो कोशिश करते हैं कि सब इन इश्यूज से दूर रहें। ठीक है, और ये भी हमने देखा है कि इंडिया ने टाइम टू टाइम जितनी भी स्मॉलर कंट्रीज हैं उनकी मदद करने की भी कोशिश करी है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट हो, चाहे रिसोर्स की शेयरिंग की बात की जा रही हो, चाहे बायलैटरल एग्रीमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक एग्रीमेंट हो, सब में जो है इंडिया ने हमेशा जो है मदद करी है। बल्कि हम कई बार देखते हैं कि इंडिया को सामने से जो है वो जो रिलेशन मिलने चाहिए से वो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आउटसाइड इंटरफेरेंस हो गया। पाकिस्तान से जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम होता है वो कभी नहीं मिल पाता। ठीक है, फिर अब बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश से भी कभी जो रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। बांग्लादेश से दिक्कत यह है कि वहां से इलीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में आते हैं, उसके बाद बांग्लादेश वो उनको अपने से एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो दिक्कत सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पे ही ब्लेम किया जा रहा है। वी ऑल्सो फाइंड सम टाइम कि नेबर सराउंड अस दे ट्राई टू हमारी एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं या हमें सप्रेस करने की या कुछ भी जो है इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई डोंट फाइंड कि ओनली इंडिया interferes in the domestic affairs of the smaller countries. Okay, so that is all about the questions. So if you find any problem in any question, do write on Study Khazana. Thank you so much.